पश्चिम एशिया में बारूद की सुलगती आग अब भीषण जंग का रूप ले चुकी है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं लेबनान में जहां इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह को एक और करारा झटका दिया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया है। आईडीएफ ने आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया है कि इस ताबड़तोड़ सैन्य कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके मार गिराए हैं। इजराइल का कहना है कि ये लड़ाके सीमा पार हमले की साजिश रच रहे थे, जिन्हें समय रहते ढेर कर दिया गया। दक्षिणी लेबनान में हुआ यह हमला बेहद सटीक और आक्रामक था। तो वहीं आईडीएफ का कहना है कि हवाई हमले और जमीनी कार्रवाई के जरिए न सिर्फ लड़ाकों का खात्मा किया गया, बल्कि हिजबुल्लाह की सैन्य बुनियादी ढांचे और हथियार डिपो को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इस कार्रवाई के बाद से पूरे बॉर्डर इलाके में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। बिल्कुल, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। माथुर सर, एक तरफ दूसरा जो फ्रंट है इजराइल और हिजबुल्लाह वाला, यहाँ पर तो तनातनी लगातार जारी है। इजराइल अपने मिशन पर काम कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ईरान जंग के बाद पहली बार अमेरिका जाएंगे नेतन्याहू। उनके दौरे को आप कैसे देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि ट्रंप से मुलाकात होगी? डेफिनेटली देखिए, अगर नेतन्याहू यात्रा कर रहे हैं अमेरिका की, तो ट्रंप से मुलाकात के लिए ही जा रहे हैं, ये बात आप समझिए। देखिए, ये बात शुरू से मैं ये बात बताता रहा हूं, अमेरिका और इजराइल के रणनीतिक, जियोपॉलिटिकल और सामरिक रिश्ते इतने प्रगाढ़ हैं कि उनको कोई भी चीज, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार से उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सकता है। बिल्कुल क्लियर ये लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, अमेरिका को इजराइल की आवश्यकता है। इजराइल जो है वो अमेरिका का एक तरीके से आप समझ लीजिए फॉरवर्ड सेंटर है, जो कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाता है। दूसरा, अमेरिका के अंदर जो जूश लॉबी है वो बहुत शक्तिशाली है। तीसरा, दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल इंटेलेक्चुअल जो 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 रेस है, उसको अगर देखा जाए, आज दुनिया के 33% नोबेल पुरस्कार जो हैं वो ज्यूज के पास हैं। बहुत सारी चीजें हैं। ये जो बात हुआ था बीच में कि उन्होंने उसको फटकारा, ये किया, वो किया, अपशब्दों का प्रयोग किया, ये तमाम चीजें मैं इसको हाथी के दिखाने वाले दांतों की श्रेणी में रखूंगा। हालांकि इसके भिन्न मत हो सकता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के संबंध कभी भी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर बहुत अधिक निर्भर हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है, अगर अमेरिका का जो प्रभुत्व पश्चिम एशिया से समाप्त होता है, देखिए 1973 का जो तेल क्राइसिस था पूरी दुनिया में, उस तेल क्राइसिस के बाद ये पेट्रो डॉलर का उदय हुआ और अमेरिका की जो बहुत बड़ा परसेंटेज, बहुत बड़ा चंक जो अमेरिका की इकोनॉमी का है, वो उस पेट्रो डॉलर के ऊपर निर्भर है। और अगर अमेरिका पूरी तरह से पश्चिम एशिया से उसको निकलना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ अमेरिका होगा। वो इकोनॉमिक कैटास्ट्रफी होगी वो अमेरिका के लिए। तो इसलिए वो इजराइल का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और ये जो मुलाकात होने वाली है ट्रंप की और नेतन्याहू की, या यूं कहें, अगर आप कहना चाहती हैं अमेरिका की और इजराइल की, उसमें ट्रंप हो ना हो वो बात अलग है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस बात का मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि किस प्रकार से आप सामरिक रूप से इजराइल को और सुदृढ़ कर सकते हैं, कैसे इजराइल की जो एयर डिफेंस क्षमता है उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। आप नोटिस करिए, जब तक ये युद्ध नहीं चल रहा था, सीज फायर के तुरंत बाद से रोज कम से कम 1 या 2 फ्लाइट्स अमेरिका से इजराइल में लैंड कर रही थी बेन गुरियन एयरपोर्ट पे। क्या उनमें था? क्या उनमें खाना, पानी, पीना, इस तरह की चीजें थी? नहीं। उसमें तमाम चीजें, तमाम वॉर लाइक मटीरियल जो है उसको स्टॉकिंग करी गई है वहां पर इजराइल के अंदर। तो इजराइल का जो है वो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका इजराइल के साथ है, ये भी बिल्कुल क्लियर है। हाँ। और जितने भी हमले इजराइल कर रहा है वो अमेरिका की सहमति के साथ हैं। अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य शक्ति इजराइल के अंदर मौजूद है और वो बिना मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा गेम है और ये जाकर के जरूर उनसे मिलेंगे और शायद इससे कोई नई एक दिशा दिखाई देगी आपको आने वाले समय में। युद्ध और भीषण हो सकता है।
युद्ध और भीषण हो सकता है सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मुलाकात होगी, आगे की रणनीति ये लोग बना सकते हैं, आगे के डिसीजंस जो हैं वो मिलकर ले सकते हैं। और आपने ये बिल्कुल सही कहा कि दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए एक दूसरे का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। भले ही बीच बीच में ऐसे बयान एक दूसरे के लिए दे देते हैं, लेकिन अंदर खाने सब कुछ साथ रहता है, तो उन बयानों के भी कोई मायने नहीं है। अभी हाल ही में कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अंदर खाने जो है अब ये कवायद शुरू हो चुकी है अमेरिका में कि इजराइल को अब हथियारों की सप्लाई नहीं की जाएगी, सैन्य मदद जो है इजराइल को अब नहीं दी जाएगी। लेकिन अब नेतन्याहू जाएंगे, बातचीत होगी तो मदद और भी कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे साथ में। मुझे नहीं लगता कि वो खाली हाथ आएंगे, रणनीति तो बनाकर ही आएंगे। अजिताभ सर, आपका रुख करना चाहूंगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो चारों तरफ सुगबुगाहट जो है अब वो काफी तेज होती मुझे नजर आ रही है। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, कल डोनाल्ड ट्रंप का एक नरम रुख हम लोगों ने देखा था जब उन्होंने तारीफ की थी ईरान की। उसके बाद फिर अब ईरान कह रहा है कि मैं अपने सहयोगी देशों के ऊपर हमले नहीं करूंगा। फिर अब पाकिस्तान की तरफ से जो है, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा है कि सभी पक्षों को हिंसा रोककर पिछले महीने हुए एमओयू पर एक बार फिर से वापस जाना होगा और उस पर बात करनी होगी। तो ये जो पाकिस्तान वो कर रहा है, ये भी तो डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर ही सब कुछ करते हैं ना। पाकिस्तान को भी तो इशारा जाता है तभी तो वो आगे बात करते हैं। पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप खुद तो कहेंगे नहीं इस बार कि चलिए बातचीत कर लेते हैं, अब वो इधर उधर से भी तो कहलवा सकते हैं ना। जी देखिए पिंकी जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। सबसे पहले तो पाकिस्तान की कोई भी साथ नहीं है, वो मैं फिर से बता दूं और एग्जांपल दे रहा हूं, डेटा दे रहा हूं आपको। पाकिस्तान का तो रोल इधर से गौन है जब राष्ट्रपति ट्रंप भी खुद हताश हैं, निराश हैं, घबराए हुए हैं। क्यों है? जो अभी इजराइल के आपने प्रधानमंत्री के दौरे की बात की, ये दौरा तो पहले से नेटो समिट के समय ही आ गया था कि ये जाएंगे। दौरे में थोड़ी देर हुई है और ये दौरा और ज्यादा क्रिटिकल हो गया है कि कल ही अमेरिका के कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक वोटिंग हुई है। उस वोटिंग में वैसे ईरान पे जो ये मिलिट्री असिस्टेंस 3.5 अरब डॉलर का देता है अमेरिका हर साल, उसको बंद करने की बात थी, लेकिन वो तो हुआ नहीं। उसमें कांग्रेस ने वोट दिया है इजराइल के पक्ष में, उनको मिलिट्री असिस्टेंस कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन पहली दफा वहां की जो विपक्षी पार्टी है उसमें से ज्यादा सांसद ने इजराइल के विरोध में वोट दिया है, जबकि वो ज्यादातर पिछले सालों से, दशकों से वो इजराइल को सपोर्ट करते रहे हैं डेमोक्रेट्स। और इस बार बड़ी संख्या में उनका इजराइल के अगेंस्ट में वोट करना ये दिखाता है कि अमेरिका में और खास करके पॉलिटिकल पार्टीज में जो ट्रेडिशनल सपोर्टर थे इजराइल के, वो अब उनसे दूर जा रहे हैं। इसलिए ये दौरा और महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात, अभी लेटेस्ट वहां यूगव और द इकोनॉमिस्ट की एक सर्वे आया है, नया सर्वे अमेरिका के अंदर। उसमें कह रहे हैं कि 57% लोगों ने इस वॉर का विरोध किया है। वो कह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप का ये डिसीजन गलत था वॉर में जाने का। सिर्फ 27% लोग कह रहे हैं कि ये ठीक था। तो आप सोच लीजिए अमेरिका के अंदर में कितनी बौखलाहट है, और ये सारी चीजें हो रही है इलेक्शन से ठीक पहले। उतना ही नहीं, आप देख लीजिए 8% ही लोग सिर्फ कह रहे हैं कि 1 महीना के अंदर ये खत्म हो जाएगा युद्ध, पहले 20% थे। और दूसरी तरफ देखिए राष्ट्रपति ट्रंप के डिसीजंस जो इतने कंफ्यूजिंग हैं, कोई पॉलिसी इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। अभी एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है कि वहां का जो विदेश मंत्रालय है लिटरली वो खत्म हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से आधे से ज्यादा जो वहां के एम्बेसडर्स के पोजीशन है अमेरिका के, दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, आधे से ज्यादा एम्बेसडर्स की पोजीशन खाली है। और अमेरिका का विदेश मंत्रालय में लगभग 20% वैकेंसी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने उसको आने के बाद बढ़ा ही नहीं है। उतना ही नहीं, ये तो कह रहे हैं कि जर्मनी और सऊदी में एम्बेसडर नहीं है, जो क्रिटिकल यहाँ पोजीशन है। अफ्रीका में 80% जगह पे इनके एम्बेसडर नहीं है। तो सोच लीजिए कि इनकी पॉलिसी का क्या हाल है। एक तरफ वॉर का विरोध हो रहा है अमेरिका की जनता के द्वारा, दूसरी तरफ वहां के पॉलिटिकल पार्टीज में डिवीजन है, तीसरी तरफ जो विदेश नीति बनाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट जो विदेश मंत्रालय है उसमें पोजीशंस, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पोजीशंस खाली हैं। तो ये देख लीजिए कहां वो जा रहे हैं और किस तरह की नीति वो बना रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की ये ढुलमिल नीति, सीधे सीधे वो व्यापारिक ज्यादा हो गए हैं। कमाई करने के लिए बहुत सारे और ऑप्शंस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ये अमेरिका को परेशानी में डालने का सबब दिख रहा है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने डीके गुप्ता जी। अजिताभ सर ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझा दिया कि कैसे अमेरिका के अंदर खाने बौखलाहट है। इन सबके बीच में एक खबर यह भी है कि ट्रंप ने रक्षा बजट जो है वो $1.5 ट्रिलियन करने का ऐलान कर दिया है। क्या आपको इसके पीछे कोई तैयारी या स्ट्रैटेजी समझ आती है? जी प्रणाम जी, मैं ड्यू रिस्पेक्ट में बताना चाहूंगा कि उस सारे पैनलिस्ट के कि अमेरिका का जो वोटर है वो दुनिया के और वोटर से, फ्रांस, जर्मनी, ये सब वोटर जो है बहुत ही सेंसिटिव वोटर्स है। और मैं बता दूं कि जो भी युद्ध ले लीजिए, चाहे ट्रूमैन के समय में हुआ हो, चाहे सद्दाम के समय में हुआ हो, चाहे जॉर्ज बुश समय, मैं बता दूं कि अभी तक 37 से 38% अप्रूवल है ट्रंप की। बहुत ही अच्छी अप्रूवल मानी जाती है, क्योंकि 21% तो बिडेन की चली गई थी और 19% तो इराक युद्ध के समय जो जॉर्ज बुश की चली गई थी, फिर भी जीत गए थे इलेक्शन। और ट्रंप भी इस बार चूंकि बिडेन बहुत ज्यादा एज होने की वजह से फैसला नहीं ले पा रहे थे, नहीं तो अच्छा चल रहा था उनका। वो तो उन्होंने इजरायलीज के खिलाफ जो उनकी प्रेसिडेंट थी कमला हैरिस, उन्होंने इजरायलीज के सपोर्ट में, मैं बता दूं सपोर्ट में बोल दिया 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, उससे स्विंग हो गया वोट, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो है इजरायली को नहीं ज्यादा पसंद करते हैं। और उसके बाद जो एजेड डेमोक्रेट्स थे, जो एलाइट्स डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने अगेंस्ट वोट कर दिया कमला हैरिस के। और लास्ट मोमेंट में देखे कि ट्रंप जीत गए, लास्ट तक ट्रंप हार रहे थे। तो अमेरिका की राजनीति बहुत सेंसिटिव है और अमेरिका के जो वोटर्स है दुनिया के, मैं बता दूं कि 78% शेयर मार्केट पे उनका कब्जा रहता है और लगभग 75 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस दुनिया का, मतलब 78% समझ लीजिए, 15% का चाइना है और उसके बाद भारत वगैरह देश आते हैं जो कोई 1%, कोई 0.5% है। तो वहां के लोग उस पर वोट करते हैं कि उनके शेयर में कैसे मार्केट जा रहा है। उनका शेयर की हालत है कि वो रोज प्रेडिक्ट करके कहीं कहीं अपने शेयर को चाहे बिकवाली से चाहे किसी तरह से फायदा करवाते रहते हैं। और वहां की जो अगर इकोनॉमी देखेंगे, कोई ऐसा पैरामीटर, मैं बार बार हर बार जब बैठता हूं तो कोई ऐसा पैरामीटर नहीं जिसमें कि उन्होंने अभी बेटर नहीं किया है, चाहे क्रूड ऑयल हो चाहे डिफेंस। पहली बार यूरोपियन यूनियन ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदा है, मिडिल ईस्ट से भी ज्यादा खरीदा है। तो अमेरिका की जितनी इकोनॉमी है, सब कुछ है, वही वो प्रेजेंट करेंगे मिड टर्म के अंदर। और इतने समझदार हैं ट्रंप, या बुद्धू नहीं है कि अपने रेटिंग या अपना देखते हुए वो 10 तारीख को फिर से कांग्रेस से बोलते हैं कि मैं फिर सवार जारी करने जा रहा हूं और 60 दिन से पहले खत्म कर देंगे ताकि अप्रूवल न लेना पड़े। तो ये बहुत केमिस्ट्री के साथ चल रहे हैं। तो 100% जो है अमेरिका इज डूइंग फाइन स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली भी, और उस रास्ते पे चल रहा जो उपनिवेशवाद के देश पहले पुर्तगीज, स्पेन और इंग्लैंड किया करते थे। और इसी कारण से आज भी अगर 2-4 चार्ट्स को हम फिर से मिलाएं, जैसे कि अभी साउथ चाइना का, चाइना ने अभी इसी बार जो श्रद्धांजलि सभा थी खोमैनी के लिए, इतना बड़ा हितैषी हो के भी एक भी अधिकारी नहीं भेजा था और अपना पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उसका कोई नेता नहीं भेजा था, एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी के नेता को भेजा था अटेंड करने के लिए। और पूरे जितने भी लोग हैं 100 लोग 100 देशों से आए थे और हेड ऑफ द स्टेट्स केवल 5 आए थे। अगर मैं हेड ऑफ द स्टेट कहूं तो 3 ही आए थे, 2 प्राइम मिनिस्टर मिला ले पाकिस्तान के, तो 5 आए थे। इतना लोग सजग होकर अमेरिका से कोई इस समय पंगा नहीं लेना चाह रहा है। नाटो ने फिर से घोषणा कर दी कि मैं 5000 ट्रूप्स से वहां पे अटैक करूंगा। कल का न्यूज है कि फ्रांस और अमेरिका, ब्रिटेन। तो एक इकोनॉमी जब तक आपकी बड़ी नहीं रहेगी, जब तक स्ट्रेटेजिकल पावर बड़ी नहीं रहेगी दुनिया में, आप कुछ भी, इसीलिए चाइना इतना होता है। चाइना क्यों करेगा ईरान के लिए? चाइना की इकोनॉमी ईरान से केवल 12% है, 11 बिलियन डॉलर की है। अमेरिका से 600 बिलियन डॉलर की है, उसका कम से कम 50 गुना ज्यादा व्यापार है। और उसी वजह से चाइनीज इकोनॉमी संभली हुई है, क्योंकि जितने लेबर इंसेंटिव वस्तुएं हैं या सर्विसेज हैं चाइना की अमेरिका के अंदर जाती है, ईरान में थोड़ी जाती है। अगर ईरान नहीं तेल देगा तो बगल से तेल ले लेगा वो चाइना, लेकिन वो अमेरिका से पंगा नहीं लेगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी से भारत जो है रिलेशन अच्छा बना के चाइना से रखता है अमेरिका से, क्योंकि हमारे भी प्रोडक्ट वहां जाते हैं। 70% लैपटॉप चाइना से हमारे पास आता है, जिससे हम सप्लाई चेन को आगे क्रिएट करते हैं। तो ये सारी केमिस्ट्री है जो अमेरिकन वोटर्स अच्छी तरह समझते हैं। और यही कारण है कि पिछली बार जब ट्रंप हारे थे तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले विपक्षी नेता थे वो। और टेक्निकल रूप से जिस दिन गोली चली थी कांग्रेस में, 6 लोग मारे गए थे उस दिन, टेक्निकल रूप से हराया गया था इनको। इसलिए ये अपने क्रिश्चियनिटी को बेस पे अपने इकोनॉमिकल जो फैसले लेते हैं, और ईरान को तो लपेटे में इनको लेना ही था। जी
ठीक है डीके गुप्ता जी, इसे सवाल को हम जो माथुर जी से भी समझना चाहेंगे सर। जिस तरीके से डीके गुप्ता जी कह रहे हैं कि चाइना जो है वो क्यों डायरेक्ट यहाँ पर सामने आएगा, क्यों वो अमेरिका से भिड़ेगा, क्यों वो इस तरीके से पंगा लेगा। तो मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग लगातार भड़कती जा रही है। इसी में उम्मीद अब थोड़ी सी ये जताना गलत नहीं होगा कि कहीं से तो सुगबुगाहट जो है वो बातचीत को लेकर भी हो ही जाए, क्योंकि दोनों ही देश जो हैं, ईरान हो या फिर अमेरिका हो, दोनों ही देश चाहते हैं कि इस युद्ध से बाहर निकला जाए। लेकिन इसी बीच सवाल ये भी है रूस की भूमिका को लेकर भी, चाइना की भूमिका को लेकर भी। डीके गुप्ता जी इस वक्त कह रहे थे कि आखिरकार चाइना क्यों मदद करेगा, क्यों आगे आएगा, वो तो खुद इतना काबिल है, और क्यों अमेरिका से वो सीधे तौर पर पंगा लेगा। माथुर सर, आप इस पर क्या कुछ कहते हैं? डीके गुप्ता जी के जो प्रतिक्रिया इस पूरे मसले को लेकर थी इस पर। देखिए, मैं काफी हद तक सहमत हूं। देखिए क्या होता है, एक चाइना की वॉर फाइटिंग फिलॉसफी है, और चाइना की वॉर फाइटिंग फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है। चाइना युद्ध को बिना लड़े जीतना चाहता है, विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग, ये उनकी फंडामेंटल पॉलिसी है। आप देख लें, भारत के साथ 1967 के बाद एक भी राउंड, एक भी गोली फायर नहीं हुई है भारत और चाइना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कहीं भी है। आप देखें उन्होंने कैसे मकाओ को, कैसे हांगकांग को, किस प्रकार से। तो जो देश अपने खुद के लिए युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, उसकी फिलॉसफी के तौर पे, वो कभी भी ईरान के समर्थन में अपनी सेनाएं लेकर के नहीं आएगा, इसकी गारंटी। दूसरी बात, जहां तक सवाल जमानी जमा खर्च का है, आर्थिक रूप से मदद करने का है, कुछ मदद इनको राजनीतिक रूप से करने का है, कूटनीतिक रूप से मदद करने का है, वो करता रहे, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता रहे, वो बताता रहेगा उनको चीन। तो ये काम होता रहेगा चीन की तरफ से। अब रूस का पक्ष देख लें, रूस भी खुद पिछले 4.5 साल से एक भीषण युद्ध में है। रूस ने खुद ईरान से ड्रोन खरीदे हैं लड़ने के लिए। रूस उत्तर कोरिया से सैनिक मांग रहा है लड़ने के लिए। अब आप मुझे बताएं पिंकी, कैसे रूस आकर के इनकी तरफ से लड़ाई लड़ सकता? पहले वो अपना घर संभालेगा। चीन हो ही नहीं, उनके पास है। आप इतने सैनिकों की कमी है आज रूस के पास कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप नॉर्थ कोरिया के बच्चे आकर के लड़ रहे हैं। कुछ किस्से हमारे भारतीयों के भी अपने बीच में उभर करके सामने आए थे जब उनको। तो मेरा ये मानना है कि खुल करके ईरान के पक्ष में फिजिकली कोई भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात, चीन एक बहुत ज्यादा शातिर देश है, और वो शातिर देश है, वो कभी किसी की मदद करने में विश्वास नहीं रखता, अपने खुद के इंटरेस्ट। और चीन को ये पता है, और चीन और अमेरिका का मेन डिफरेंस भी यही है, और खास करके शी जिनपिंग का और डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप बोलते, मतलब माफ करना इस शब्द को इस्तेमाल के लिए, बकवास करते हैं और बाद में काम करने की कोशिश करते हैं, जबकि चीन जो है वो क्वाइटली काम करता है, चुपचाप। पिछले 40 सालों से कोई स्टेटमेंट चाइना से नहीं आया जो कि कंट्रोवर्शियल हो, जो कि उनको कहीं फंसा दे। उसकी वजह यह है कि उनको इस बात का पता है कि अगर उनको अमेरिका से आगे निकलना है तो पहले अपनी जो आर्थिक शक्ति है उसको अमेरिका के आगे ले जाना पड़ेगा। जो 100 ईयर वॉर, 100 ईयर मैराथन जो चीन दौड़ रहा है, उसका मुख्य मुद्दा यही है कि 2050 के आसपास तक जाकर के वो सोल सुपर पावर बनना चाहते हैं। उसके लिए आर्थिक रूप से उन्हें पूरी तरह से सशक्त होकर अमेरिका से आगे होना पड़ेगा, और अगर वो युद्ध लड़ते रहे तो वो आर्थिक रूप से सशक्त होना खतरे में पड़ जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है, चीन कभी नहीं लड़ेगा, ये मान लीजिए आप मेरी बात। अब जहां तक सवाल पाकिस्तान का, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। पाकिस्तान ने बकवास करनी फिर शुरू कर दी है, और वो क्यों? सर, वो बंद ही नहीं करता है कभी। घर के हालात इतने खराब हैं, उनके पीओजे में परेशानी है। बलोचिस्तान ने देश अपने आप को अलग घोषित कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में रोज उनके सैनिक, मौत, कौन सी मौत होती है उसके नाम नहीं बताना चाहता, वो मारे जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि वो चाहता है किसी तरह से मैं दोबारा ऐसे सेंटर स्टेज में आ जाऊंगी और ये कर लो वो कर लो, ताकि लोगों का ध्यान
और वो अपनी खुद की आवाम का ध्यान ये जो POJK में चल रहा है या बलूचिस्तान में चल रहा है इससे हटा सके। और शायद जो आज की तारीख में विश्व की ओपिनियन उनके खिलाफ है, ये आप ना समझें कि दुनिया आंख मूंद के बैठी हुई है और ये देख नहीं रही कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, POJK में क्या हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। तो उससे भी कहीं ना कहीं बाहर निकलना है। तो पाकिस्तान के पास तो कोई चारा नहीं है। लास्ट वर्ड पाकिस्तान वही है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि अमेरिका हमको उस तरीके से इस्तेमाल करता है, एक टॉयलेट पेपर की तरह है, इस्तेमाल करा और डंप करा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अजिताभ सर, देखिए जो ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका के डेटरेंस की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच बना है, वहीं दूसरी तरफ वो देश जिनको अमेरिका संरक्षण देता है उन देशों के और अमेरिका के बीच भी ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमेरिकी सुरक्षा मिलने के बावजूद भी कंपनियां अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज नहीं भेज रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा प्रेरणा जी। देखिए अमेरिका की हालत ये है कि आज सही मायनों में देखा जाए तो कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं है। यस, ईरान के साथ भी कोई नहीं है। ऑब्वियसली चाइना पर रूस क्यों आएगा, ये तो देख लिया हमने 4 महीने से ज्यादा हो गए लड़ाई में। लेकिन अमेरिका के साथ भी कितने लोग खड़े हैं, कितने देश खड़े हैं। ट्रस्ट डेफिसिट ये है कि डर के कारण, ट्रंप के नीतियों के, उनके जो मुडियल रवैये के कारण, डर के कारण लोग उनके अगेंस्ट में खड़े नहीं हो रहे हैं। नहीं तो उनके अगेंस्ट में तो सारे देश लिटरली हैं। नेटो तो वहां आपने देख लिया ना, नेटो किस तरह से उनको साथ देने आया। सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप का दंभ और डर, इसकी वजह से अभी वो थोड़ी सी अपनी सत्ता को बचाने में, अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं। और नहीं तो उनकी तो ये हाल हो गई है और उसकी वजह से अमेरिका सफर कर रहा है। आप देख लीजिए लोग कितने उनके सपोर्ट में खड़े हैं, चाहे इजराइल का मामला हो, युद्ध का मामला हो, और उन्होंने हर जगह अपने लोगों को भरने का काम किया है। चाहे वो विदेश मंत्रालय का हमने एग्जाम्पल दिया, वार्ताकार उनके मुख्य देख लीजिए कौन कौन से हैं। वो वार्ताकार भी प्रोफेशनल कैरियर डिप्लोमेट नहीं है, वो उनके अपने जुड़े हुए लोग हैं, वो मुख्य वार्ताकार में हैं। तो ऐसे में उनसे क्या किया जाए, सिर्फ कमाने की नीयत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका से तो ये उम्मीद की जाती है। उन्होंने अपने को गार्जियन ऑफ हॉर्मुज तो डिक्लेयर कर लिया, वो उन्होंने वापस नहीं लिया है और युद्ध कर रहे हैं वहां पे। अरे गार्जियन के नाते आपको तो सबको मिला के ले चलना चाहिए, आपको सबकी खैर रखनी चाहिए। किस बात के आप गार्जियन हैं? आपने जिस तरह की नीतियां अपना ली हैं, गार्जियन बन गए और 20% आपने टैक्स, जो कभी किसी ने नहीं सोचा। अमेरिका खुद कहता रहा है कि हम ये टैक्स के खिलाफ हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए। ऑल ऑफ सडन एक रात उठे वो और पता नहीं गोल्फ खेल के क्या आए थे और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 20%, अगले दिन उसको वापस ले लिया। तो ऐसे में उन पे भरोसा कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल अजिताभ सर, आप कह रहे हैं कि भरोसा कैसे होगा, और जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप के इस वक्त जो रवैया देखा जा रहा है, कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि उनकी जनता का विश्वास उनसे हट चुका है, दूसरी कंट्रीज का तो हटेगा ही। फिलहाल सर इस चर्चा में इतना ही, समाप्त हो चुका है समय हमारा, और कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी खास कार्यक्रम में, और इन्हीं तमाम अपडेट्स पर हम आपसे आगे भी जानकारी हासिल करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लाइव टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।